नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि सही प्रश्न आपके गेस किए गए प्रश्न हैं। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन चैप्टर का जो वीवीआई गेस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए, साइंस का क्रैश कोर्स का तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो और अपलोड किया गया है, वो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर प्ले लिस्ट से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आइए, लाइट का जो लाइट चैप्टर है इसका पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो आप लोग के लिए है। इसका पीडीएफ की बात किया जाए तो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, इसलिए इसका पीडीएफ आप लोग को सभी जो भी क्लास लिया जाएगा उसका पीडीएफ आपको फ्री में पाई क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो ज्वाइन हो जाए, क्योंकि पाई क्लासेस में हमेशा वीवीआई जो भी पीडीएफ होता है या फिर नोटिफिकेशन होता है वो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आप सभी को लाइव टेस्ट लिया जाता है, या फिर लाइव टेस्ट आप 5 स्टार स्टडी पे भी जाके दे सकते हैं। और ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाएगा ज़रूरी, क्योंकि उसमें वीवीआई पीडीएफ और साथ में आपको एग्ज़ाम के रिजल्ट तक उसमें हम आप सभी के साथ रहेंगे। क्योंकि रिजल्ट देखते हैं, एग्ज़ाम के पहले कुछ क्वेश्चन वायरल भी होता है, इसलिए जो भी होता है वो सब आपको टेलीग्राम में ही दिया जाएगा। इसलिए टेलीग्राम को भूल के भी मिस नहीं करेगा, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो इस दोनों नंबर में से किसी पे संपर्क कर सकते हैं। ये सोनू सर का नंबर है, ये मेरा नंबर है, तो किसी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है वह है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। मुझे पता है कि आप लोग को याद होगा, तो ये एक बार ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपका आंसर कितना का याद था। ये लगी बोलते हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कितना आपको याद है। सभी लोग बताइएगा 25 में से कितना आंसर आप दे पाते हैं। तो दाढ़ी बनाने में आप जानते ही हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? तो अवतल दर्पण का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा, वीवी के वीवीआई लगाइएगा, क्योंकि 2 से 3 बार पूछा गया। कह रहा है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा किया है तो कंफ्यूज नहीं होएगा। कह रहा है बाबू कि समतल दर्पण एक है, उसमें कोई व्यक्ति है जो कि 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रही है। तो उस व्यक्ति का जो समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण में उस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होगा वह कितने चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कितना चाल से उसका प्रतिबिंब होगा जो हम लोग को माने प्रतीत होगा यानी दिखाई देगा। तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन में सीधे आपको 2 से गुना कर देना है। कितने गुना? तो 2 गुना अधिक दिखाई देता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। इसी से क्वेश्चन आता है थीटा को लेके। चलिए आगे वो मिल ही जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा देखिए, वही प्रश्न है। करा, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप वीवीआई लगाइएगा, हमेशा पूछे जाते हैं, अक्सर गलत करके आते हैं सभी लोग। तो समझिए यहाँ पे, यदि कोई समतल दर्पण है बाबू, तो समतल दर्पण में अगर वस्तु जितना वेग से आ रही, यानी कि जितना चाल से आ रही है कोई व्यक्ति या वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 गुना से बनता है। कितना? तो 2 गुना से। और यहाँ पे कह रहा है कि 4 डिग्री कोण से, अगर कोण से अगर रिलेटेड किया जाए तो पूछेगा कि उसका परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूमेगी। तो अगर थीटा के साथ बात किया जाए तो थीटा जो होती है वो है 2 थीटा के साथ घूमती है। कितना? तो 2 थीटा। या फिर अगर आपको वस्तु दिया जाए तो 2 गुना से। यहाँ पे कोण दिया गया है इसलिए थीटा हम लोग ले लिए कोण के चलते, ठीक है। तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा? तो 8 डिग्री से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, यहाँ से आपको हमेशा पूछे जाते हैं एमसीक्यू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है वह है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। समतल दर्पण के द्वारा जो वस्तु बनता है उसका प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है या वास्तविक होता है या दोनों प्रकार के होता है?
या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर डी होगा। तो आप याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? तो काल्पनिक बनता है। कहीं कहीं आपको आभासी भी लिख देगा, उसको इंग्लिश में वर्चुअल कहा जाता है। ठीक है, तो आभासी भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, दोनों आप याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको ये भी ऑप्शन में दिखने के लिए मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। समतल दर्पण में दोनों बनता है, काल्पनिक भी और आभासी भी, यानी वर्चुअल भी बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है उसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई। देखिए प्रश्न हम बताए हैं, सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। जिनको याद नहीं है वो भी बोल दीजिएगा कि याद नहीं है, उनको हम आंसर बताएंगे। ठीक है, लेकिन सभी लोग जरूर बताइएगा जिनको याद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, करा एक व्यक्ति जिसकी लंबाई इतना दिया गया है और समतल दर्पण है। कौन? तो समतल दर्पण, उसका न्यूनतम लंबाई आपसे मिनिमम उसका लेंथ जो होगा वो कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे समझने वाला प्रश्न है। कह रहा है समतल दर्पण एमएन पर ए बी एक आपतित प्रकाश किरण है, आपतन कोण का मान होगा। फिगर आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको समझ में आ सके, समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। कह रहा है समतल दर्पण एक दिया गया है, समतल दर्पण यही ना होता है बाबू। समतल दर्पण दिया गया है जिसका एमएन पर, यानी इसको हम एमएन माना है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। कह रहा है एमएन पर ए बी, कौन? तो ए बी जो है आपतित प्रकाश किरण है। आपतित प्रकाश किरण कहने का मतलब कुछ हो जाएगा, यानी आ रहा है किरण तो आ रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण है ए बी। अब आपसे कह रहा है यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ से आपको कह रहा है कि इसका जो मान है वो दिया हुआ है 40 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि आपतन कोण का मान क्या होगा। तो आप समझिए समतल दर्पण जो अभिलंब होता है वो 90 डिग्री बनता है। समतल दर्पण पे बना अभिलंब जो होता है, यानी जिसको लंबवत कहा जाता है, उसको कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। सभी पे जो लंबवत डिग्री बनता है, यानी कोण जो बनता है वो कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री में बाबू 40 डिग्री आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है इसका मान, तो ये जो बच जाएगा, यानी आपतित प्रकाश किरण का जो आपतन कोण होगा, यानी ये जो दोनों होगा 90 डिग्री होगा। लेकिन इसको अगर बात किया जाए तो कितना होगा? 50 होगा। 90 में से आप 40 घटा दीजिएगा, 90 में से आप 40 घटाइएगा तो कितना आएगा? 50 आएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि इसका मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा। तो कितना होगा? तो 50 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताया गया प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है। सभी लोग आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, या फिर इनमें से सभी लोग का आंसर आना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताया गया प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। अगर कोई गोलीय दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या आपसे कल ही डिस्कस किया गया था कि दिया जाता है, आपसे फोकस दूरी पूछता है तो कितना होता है? तो आधा होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने में हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं, यानी प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन ए में जल, ऑप्शन बी में कांच, ऑप्शन सी में प्लास्टिक, ऑप्शन डी में मिट्टी, जो कि हम बताए थे कि आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिट्टी। बहुत सारे ये क्वेश्चन आपको कम। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। डिक्शनरी का मीनिंग आप याद रखिएगा। आपको दादा या नाना या जो भी हों, वो बूढ़े लोग जो होते हैं ना, वो पूछ देते हैं जो चलते उलते भाषा में आपसे पूछ देंगे, कोई भी पूछ देंगे कि डिक्शनरी की मीनिंग बोलो क्या होता है। पढ़ाई 10वां में बताओ डिक्शनरी की मीनिंग क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा डिक्शनरी का
मीनिंग, ठीक है। तो डिक्शनरी का जो मीनिंग होता है वो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मेन जो समझने वाला बात है वो कह रहा है कि एक डिक्शनरी है, किसी डिक्शनरी में देखिएगा डिक्शनरी इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें छोटा 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 अक्षर लिखा रहता है। तो इस अक्षर को हमको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा लेंस को पसंद करेंगे, यानी कौन सा लेंस को यूज करेंगे ताकि हमको अच्छा से दिखाई दे। तो समझिएगा बाबू, यानी इस अगर हम पढ़ेंगे तो निकट है, तो निकट में साफ नहीं देखता है, तभी ना हम लोग, मतलब ये कहने का मतलब है कि कौन सा लेंस पसंद करें, यानी उसको में ज़रूर कोई ना कोई तो दोष होगा। तो दोष कौन सा है, तो दूरदृष्टि दोष है। कैसे है, क्योंकि उसको दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई दे रहा है और निकट की नहीं देख रहा है, तब ना वो कह रहा है कि कौन सा पसंद करेंगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी उसको दूरदृष्टि दोष है। अब दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो उत्तल लेंस। अब यहाँ से ऑप्शन ए होगा न तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी का भी हो सकता है, नहीं होगा, छट गया दोनों। अब समझिएगा ऑप्शन ए होगा या सी होगा। तो बाबू न्यूनतम जो दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दे दिया है ऑप्शन ए में, तो ये का भी होगा, ये भी छट गया, ऑटोमेटिक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं ऑप्शन कैसे छाटे, समझने वाला यहाँ पे क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे लगाइएगा क्योंकि आपको पूछ दिया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको आम तौर पे पूछ दिए जाते हैं, VVI लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है आमदीप वस्तुएं। आमदीप वस्तुएं क्या माने क्या होती है। आमदीप वस्तुएं जो होती है वो क्या करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, या दूसरी वस्तुओं से प्राप्त प्रकाश परिवर्तित करती है, या कभी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो कभी नहीं करते हैं। तो आत्मदीप वस्तुएं जो होती है वह बाबू अपने आप यानी स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जिसे हम लोग आत्मदीप वस्तुएं कहते हैं। समझिएगा, जो भी वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने लगे तो उसको हम लोग आत्मदीप वस्तुएं कहेंगे, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। कल ही बताए थे आप लोग को कि उत्तल दर्पण द्वारा कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा या सीधा या बड़ा या उल्टा एवं बड़ा या सीधा एवं छोटा। सभी लोग का कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए क्योंकि कल ही क्लास लिए थे इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो हो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। तो आप जानते ही हैं कि अवतल दर्पण से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। कल ही हम पाई क्लासेस का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें सेंड किए। टेलीग्राम में शायद नहीं किए होंगे या फिर किए होंगे, याद नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बॉयज़ का ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप, बॉयज़ का 2 ग्रुप चल रहा है, दोनों फुल होने वाला है। सभी में हम सेंड किए हैं ये वाला किस कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पे रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। अगर हम मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब। तो जो भी पढ़े हैं, यानी जो भी, बहुत लोग तो बोल रहे थे गर्ल्स वाले ग्रुप में कि मुझे याद है सर, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिनको याद है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी का कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। कल ही हम ग्रुप में इसको भेजे थे, अब बहुत गर्ल्स लोग भी बोले इस हमको याद है सर। चलिए ठीक है, याद है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। हम बोले थे कि झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है यदि समतल दर्पण की अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि समतल दर्पण की यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है तो समझिएगा। कह रहा है यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है कि, ठीक है, इसे आप काट दीजिए। कह रहा है समतल दर्पण है उसको हम लोग अगर अभिलंब की दिशा में खसका दे 5 सेंटीमीटर तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये कितना सेंटीमीटर खिसक जाएगा।
तो आप याद रखिएगा इसमें आपको 2 गुना नहीं होता है, इसमें जो होता है वही होता है जितना खिसक रहा है। क्योंकि देखिए समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में जितना जो खिसकता है दर्पण अभिलंब की दिशा की ओर, तो उतना ही प्रतिबिंब भी उसका खिसकता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसे इम्पोर्टेंट मानिएगा, VBI लगेगा, ये हमेशा आपको क्वेश्चन मिलता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहीं से आपको 3 ऑब्जेक्टिव बनता है, तीनों इस वीडियो में हम करवाएं, क्योंकि इसके पहले ही 2 ऑब्जेक्टिव आया था जो कि कंफ्यूज करेगा आपको हमेशा। ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। अगर उस प्रकार का यानी थीटा का मान आपसे पूछ रहा है तो 2 से गुना करेंगे। अगर कोई वस्तु है जिसका मान लिया जाए व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से उसका चाल है, तो उसका प्रतिबिंब कितना होगा, तो इसका भी 2 से गुना कर देंगे और 2 गुना प्रतिबिंब जो होता है उसका भागता है। अगर कोई व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है तो उसका प्रतिबिंब 10 मीटर पर सेकेंड से भागेगा, यानी 2 गुना भागेगा, ठीक है। लेकिन यहीं से एक और प्रश्न आ गया कि अगर समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर हम खिसकाएंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वह भी 5 सेंटीमीटर ही खिसकेगा, क्योंकि वह समतल दर्पण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली जो प्रश्न आज का वह है गोली देखिए लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, जानवे करते हैं कि आधे होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न आज का वह है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। बताया गया प्रश्न है आप सभी को, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, लाल का होता है या हरा का होता है या पीला का होता है या बैगनी का होता है। सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे जल्दी से कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का हुआ है प्रकाश की चाल जो होता है विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, विभिन्न माध्यमों में समान होती है या भिन्न भिन्न होती है या ए एवं बी यानी ये दोनों होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल जो होती है यानी जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वह विभिन्न माध्यमों में विभिन्न यानी अगर उसका माध्यम चेंज कर रहा है तो उसका जो चाल होगा वो भी चेंज करेगा। ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये फिगर से दिया जाता है डायरेक्ट आपको कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। बाबू अवतल दर्पण है, जाहिर सी बात है परावर्तन जो किरण आएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, किस पे, तो एफ से गुजरेगी। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न एक और फिगर मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। करा किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी भी कोलाइडी विलयन में अगर उसको निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन हो रहा है तो उसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे किंटल प्रभाव भी लिखा हुआ है, वायुमंडलीय प्रभाव। समझिएगा ये दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव उसको हम लोग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ देखिए फिगर वाला आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हमेशा देखने की मिलेगा। डायरेक्ट आपको फिगर दे देगा और कुछ नहीं बोलेगा इसमें कौन सही है, या फिर अपना लैंग्वेज में वो लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है। तो इसमें समझने वाला बात यही है कि पूछेगा कि कौन सा सही है, फिगर में दिया गया चित्र में कौन सही है। तो यहाँ पे समझिएगा टी मतलब हो रहा है यहाँ पे टाइम, ठीक है। ए माने यहाँ पे हो रहा है आइसोलेशन। टी का मतलब हुआ कि टाइम आपको शो कर रहा है, ए का मतलब हुआ कि आइसोलेशन शो कर रहा है, ठीक है। आइसोलेशन कहने का मतलब है कि त्वरण, जिसको हिंदी में कहा जाता है, इसका मतलब त्वरण हुआ, ठीक है। एक तरफ त्वरण शो कर रहा है, एक तरफ टाइम शो कर रहा है। अब इसमें रिलेशन आपको दिया है जो कि फिगर में दिया है, कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा ऑप्शन ए में जो आपका दे रहा है वह कह रहा है इस प्रकार से है। अब टी का मान जो है ऐसे दिया गया, यानी तीर देने का मतलब है, टी देने जो तीर दे रहा है, यानी कहने का मतलब है इधर जो है टाइम इसका इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, समझिएगा इंक्रीज कर रहा है।
और इधर जो है एक्सेलेरेशन दिया है वो भी ऊपर की ओर जा रहा है, यानी इसका कहने का मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये इंक्रीज करेगा, टाइम भी इंक्रीज करेगा और एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज करेगा बाबू। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 हो रहा है तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा या नहीं, थोड़ा सा समझिएगा। अगर ये ऐसा फिगर है तो इसका ग्राफ ऐसा ही ना बनेगा, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। यहाँ कभी आएगा, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही लाइन में एक ही पट्टी बढ़ते चल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर समझिएगा, ऑप्शन ए तो गलत हो गया, क्योंकि ये टाइम भी बढ़ रहा है, एक्सेलेरेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ में जो बताया गया है वो देखिए खाली क्या बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है, तो टाइम बढ़ा रहा है। तो टाइम इसमें थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें तो दोनों बढ़ रहा है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी में जो कह रहा है टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ भी इसका इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सी को थोड़ा सा देखिएगा, सी कैसे छट रहा है जे, ये नहीं कि आंसर बी हो गया तो आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा समझ लीजिए, इस तरह का फिगर आपको कंफ्यूज करेगा। सी में देखिएगा टाइम को बढ़ाया है, एक्सेलेरेशन को भी बढ़ाया, यानी त्वरण को भी बढ़ाया है, लेकिन इसका ग्राफ आपको डिक्रीज कर दिया है। यानी आने का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है। तो बाबू जाहिर सी बात है, टाइम बढ़ेगा, एक्सेलेरेशन बढ़ेगा तो इसका ग्राफ भी ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज कर दिया है, ये भी छट गया। यहाँ पे समझिएगा, कभी इंक्रीज कर रहा है तो कभी डिक्रीज तो कभी कुछ कर रहा है। यहाँ पे समझिएगा ऑप्शन डी में टाइम को इंक्रीज किया है, एक्सेलेरेशन को इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे कह रहा है, मान लिया जाए यहाँ पे 5 है, तो 5 से लेके कुछ टाइम तक, कितने, तो कुछ टाइम तक हम मान लेते हैं वो जो है समानांतर गया, यानी बराबर गया है। तो बाबू बराबर का भी हो सकता है जी, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज कर रहा है, तो बराबर होने का चांस नहीं बनता है। जब भी होगा तो ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि टाइम जो है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ग्राफ आपको समानांतर जा रहा है। बराबर का भी, टाइम का भी खाली बढ़ेगा, जब ग्राफ इसका एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है तो ग्राफ भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाइम को बढ़ाया है और ग्राफ बाद में इसका कुछ दूरी के बाद जाके इसका ग्राफ को बढ़ा रहा है। तो इसका भी आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस तरह का प्रश्न जो होता है आपके पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल एवं ITI में हमेशा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर BSc नर्सिंग का जो प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं, वो सब प्रश्न, ये सब प्रश्न आपको हमेशा मिलेंगे कन्फ्यूज करने के लिए। अगला जो प्रश्न है वह है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन आप सभी लोग जानते होंगे कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो V/U होता है, M = V/U होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट या अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे थ्योरी में कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किसकी ओर, तो अभिलंब के निकट, अभिलंब। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो किस उपकरण से संभव होता है, दर्पण से या लेंस से या प्रिज्म से या फिर कांच की सिल्ली में। तो समझिएगा, वर्ण विक्षेपण आपको हम बताए थे कि वर्ण विक्षेपण जब भी होता है तो प्रिज्म में होता है। किस में, तो प्रिज्म में होता है, प्रिज्म से होता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे VVI लगेगा। कह रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य जो होता है अधिकतम होता है, यानी किस दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का वेवलेंथ जो होता है, इंग्लिश में इसको वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ जो होता है वो किस मैक्सिमम किसका होता है, बैगनी का होता है या लाल का होता है या नीला का होता है या फिर पीला का होता है। तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल का। कितना होता है इसका वेवलेंथ वो भी आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। 625 अप्रॉक्स में आपको बता रहे हैं, यानी लगभग में 625 से
740 नैनोमीटर तक। कितना? तो 625 से लेके 740 नैनोमीटर तक लाल का वेव लेंथ होता है, यानी रेड का। ठीक है, इसका वेव लेंथ आप याद रखिएगा। देखिए इस क्लास में हम टोटल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किए, जो कि सभी आपके गेस किए गए प्रश्न थे। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बेहिचक व्हाट्सएप पे भी उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग 25 में से कितना का आंसर सही दे पाए, कितना का आंसर आपको याद था। सभी लोग सही बताइएगा, ऐसा नहीं कि 25 में 25 सर। बहुत लोग अनथाइए भी कर देते हैं 25 में 25 सर, तो अनथाइए मत। आप लोग देखिए, भविष्य के साथ, अपने भविष्य के साथ मत के लिए अगर आपके 10 से आते हैं तो 10 से आप कमेंट करिए, ताकि हमको समझ में आए कि इन पे फोकस करना है। इसलिए आप लोग सही कमेंट करिए, क्योंकि हम देख तो नहीं रहे आपके सामने। एक यही है कि विश्वास बना हुआ है, आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। तो सभी लोग कमेंट करिएगा सही कि कितना आपका आंसर आया है, 25 में कितना आपको याद था। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।